हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जेटो। आज हम पढ़ेंगे आयोग। ठीक है, इसके पहले हम दो आयोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नियंत्रक और मालिका परीक्षक आयोग। हम दो आयोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो जो सिलेबस में 15 आयोग दे के रखे, हम समय के साथ ही क्या 15 आयोग कंप्लीट कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो आप वीडियो को देखते भी जाइए और नोट भी करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आज इसके बाद है ना परिवहन का जो आजकल क्या जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग इनको चेंज कर दिया है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH7 बड़ा है, NH 44 बड़ा है या फिर NH 23 बड़ा है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो हम आगे के लेक्चर में परिवहन का वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, तो आपके पास में क्या लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। आज हम पढ़ाने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो आप नोट भी करते जाइए और देखते भी जाइए। ठीक है, और लोगों को शेयर भी कर देना जिन लोगों ने अभी तक, बहुत सारे लोगों को भी पता ही नहीं होगा कि आयोग के भी चैप्टर, क्योंकि अभी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाली है, तो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं इसे क्यों लाया गया। तो बेसिकली केंद्रीय सतर्कता आयोग को लाया गया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है, किस लिए लाया गया? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और ये भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था है। तो एक पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था है। ठीक है, भ्रष्टाचार को क्या है रोकने वाली संस्था। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था या कौन सा अधिनियम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया, तो वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसे सामान्य बोलचाल में केचुआ नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, इसे याद रखने के लिए केचुआ के नाम से भी इसे बोला जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संस्था लाई गई कौन सी? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसे कैसे लाया गया और कौन लाया गया, तो आपको पता होगा 1962 में एक समिति आई थी। कौन सी समिति? के संथानम। के संथानम एक समिति आई, और इस समिति की सिफारिश पर ही क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, कब लाया गया? 1962 में। मतलब इन्होंने एक समिति की सिफारिश की, के संथानम ने समिति की सिफारिश की, यानी इन्होंने सुझाव बताया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अधिनियम लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। कब इन्होंने सोचा? 1962 में। इसके बाद में 1964 में, ठीक है, 1964 में क्या इस अधिनियम को लाया गया, इनके कहने पर, संतानम समिति की सिफारिश पर क्या है, बाद में 1964 में आयोग को लाया गया। ठीक है, तो आयोग को लाया गया 1964 में। ठीक है, बेसिकली जब ये कानून आया था या ये अधिनियम आया था, तो ये ना तो संवैधानिक था ना ही सांविधिक था। ठीक है, मैंने आपको बताया था सांविधिक क्या होता है, और मैंने आपको बताया था तीसरा टाइप का भी आयोग होता है, अधिनियम होता है, जो कि संसद में पास होता है और उससे के कामकाज चलता रहा। तो शुरुआत में इसकी भी कुछ ऐसी प्रकृति रही, ना तो ये संवैधानिक था ना ही सांविधिक था। ठीक है, बल्कि क्या है संसद में पारित हो चुका था और इसका कामकाज चल रहा था। तो 1964 में ये लाया गया। इसके बाद हम बात करें तो इसे सांविधिक दर्जा कब दिया गया, तो इसे 11 सितंबर 2003 को क्या करा, गैर संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी इसे और प्रभावी बनाने के लिए और इसकी क्या है मतलब इस कानून को ठीक तरह से लागू करने के लिए इसे इसका जो बिल ये पास करा गया और इसे गैर संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले ये ना तो संवैधानिक, ठीक है, तो इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 11 सितंबर 2003 में। ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी हो गई, ये हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम इसको समझते हैं आगे, इसके संरचना को देखते हैं कि इसमें कितने सदस्य रहते हैं इस आयोग में। तो जैसे कि हम करते आए हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संरचना। ठीक है, संरचना की बात करते हैं तो संरचना में इसमें हम देखते हैं एक अध्यक्ष होता है, यानी एक क्या होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त। और क्या होता है
और 2 अन्य सदस्य सदस्य या 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, अन्य सतर्कता आयुक्त। ठीक है, ये इसकी क्या है संरचना हो गई। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो ये क्या है, एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे भी पूछ लेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसी संस्था है, एकल संस्थीय है, 2 सदस्य संस्था या फिर बहुसदस्य संस्था है। ठीक है, या फिर अध्यक्ष समेत कितने सदस्य हैं, तो अध्यक्ष समेत 3 सदस्य संस्था है, या फिर बहुसदस्य संस्था है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या है ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बारीकी चीज़ें आपको क्या ऑप्शन में मिल सकती है। अब हम बात कर आगे, हमने क्या देख लिया इसकी संरचना। अब इसको हम देखते हैं इसकी नियुक्ति। ठीक है, यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति हम देख लेते हैं। बिल्कुल आसानी से समझेंगे और यहीं से कुछ क्या है क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नियुक्ति कौन करता है, संरचना कैसे होती है। तो नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, यानी 3 सदस्यों वाली समिति होती है, उन समिति की सिफारिश पर क्या है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये बात क्लियर है। और एक समिति होती है, ठीक है, एक समिति की सिफारिश पे करता है, समिति की सिफारिश है। अब हम देखते हैं समिति में कौन कौन होता है। जो समिति बनती है, जो समिति सिफारिश करती है राष्ट्रपति को कि आप इनका नियुक्ति कीजिए, तो वो हम समिति देखते हैं। इस समिति में बेसिकली आपको 3 लोग देखने को मिलेंगे, 3 सदस्य संस्था है। तो इसमें हम देखेंगे पहले अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा इस समिति में, तो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। उसके बाद में हम देखते हैं सदस्य। तो सदस्य कौन होगा, इसमें होगा गृह मंत्री। ठीक है, और एक और सदस्य होगा इसमें, तो वो होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता, या विपक्ष में जो भी सबसे बड़ी पार्टी है, जो भी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उसका नेता रहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को क्या रोकने के लिए बनाई गई समिति है। तो दोनों पार्टी जो भारत में जो, या फिर हम कहें जिस भी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, उन दोनों जो एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो उन दोनों पार्टी के क्या अध्यक्ष सदस्य लिए जाते हैं, ताकि क्या भ्रष्टाचार के ऊपर जो भी कार्रवाई होती है वो ठीक तरह से हो, या फिर जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस चले वो ये नहीं कह सकते कि ये दूसरी सरकार है, तो ये दूसरी सरकार पर क्या कर रही है, भ्रष्टाचार के ज़्यादा नियम लागू कर रही है। ठीक है, तो दोनों पार्टी से सदस्य लिए जाते हैं, एक बेसिक जानकारी। अब इसमें हम देखते हैं नियुक्ति हो गई, संरचना हो गई। अब इसको हम देखते हैं आगे इनकी योग्यता है, यानी किस बैकग्राउंड से आते हैं ये जो सदस्य थे, मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता किस बैकग्राउंड से थे वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हम इसमें बात करें, इसमें कोई ज़्यादा योग्यता वह नहीं रहती इसमें, जैसे कि हमने देखा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, क्योंकि वो न्याय पक्ष से रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसमें हम देखते हैं इनकी योग्यता की बात करते हैं। योग्यता हम देखिए तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त को जो इनकी योग्यता रहेगी वो रहेगी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या कहे अखिल भारतीय न्यायिक प्रकृति। ठीक है, या सतर्कता प्रशासन, या पुलिस प्रशासन। इन तमाम चीज़ों का क्या हो, ज्ञान हो, वह अनुभव हो। ठीक है,
इन सेवा से हो, पुलिस प्रशासन, सतर्कता प्रशासन, इनका ज्ञान हो, इनका अनुभव हो, तो ऐसे फील्ड के लोगों को क्या यहाँ पर मुख्य सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। दूसरी देखें योग्यता, तो इन फील्डों से भी क्या है, इनको नियुक्ति किया जा सकता है। तो वो क्या है, तो वो है जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो भारत सरकार के स्वामित्व में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, और उनमें जो भी पद पर क्या है, जितने भी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, और उनमें पदस्थ या सेवानिवृत्त कर्मचारी, ठीक है, जितनी भी सरकारी कंपनियां उनमें पदस्थ हो या फिर सेवानिवृत्त हो, ऐसे कर्मचारी को क्या यहाँ पर नियुक्त किया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग में, ठीक है, जिनको क्या हो, जिनको बीमा, वित्त, ठीक हो, बीमा, वित्त और बैंक, इन सभी का क्या हो, ज्ञान हो व अनुभव हो, ठीक है, यानी इन फील्डों से हो और उन्हें अनुभव हो इन चीज़ों का, उनको क्या है, इन फील्डों से नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, जो इतनी भी सरकारी कंपनियां, उनमें जो पदस्थ है, जो सेवानिवृत्त, जो बीमा, वित्त और बैंक का जिन्हें ज्ञान हो, अनुभव हो, उन फील्ड वाले व्यक्ति को क्या इसमें नियुक्त किया जाएगा। अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल, यानी कितने समय के लिए अपने कार्य पर बने रहते हैं। तो कार्यकाल में हम देखते हैं, ठीक है, कार्यकाल की बात करें हम, तो इनमें मुख्य सतर्कता आयोग और अन्य सतर्कता आयोग जो भी रहते, दोनों मुख्य और अन्य, इनका कार्यकाल है 4 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, 4 वर्ष और 65 वर्ष से मैंने 2 आयोग बताया, उसमें मैंने आपको क्लियर करा, ठीक है। और अब बात करें आगे, तो इसमें क्या दोबारा पात्रता के नहीं है नियुक्ति के लिए, यानी फिर से चुनने के लिए पात्रता नहीं है, और वो पात्रता कैसे नहीं है वो मैं आपको समझाता हूँ, तो आप इसमें नोट कर लीजिए, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ नियुक्ति के पात्र क्यों नहीं है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं ही समझा रहा हूँ आगे यहाँ पर, है ना। तो दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं कैसे, तो हम समझते हैं सबसे पहले मुख्य सतर्कता जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, ठीक है, जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है वो कहता है दोबारा पात्र नहीं होता नियुक्ति के लिए, ठीक है, दोबारा पात्र नहीं होता नियुक्ति के लिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब बात कर अन्य सतर्कता आयुक्त, जो अन्य होते हैं वो अन्य पात्र होंगे, किस लिए, वो अन्य होंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त बनने के लिए पात्र होंगे, ठीक है, यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त पुनः अपने पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो अन्य, ठीक है, अन्य सतर्कता आयोग, अन्य सतर्कता आयोग के जो सदस्य है वो क्या है, वो पात्र होंगे, किसके पात्र होंगे, वो पात्र होंगे मुख्य सतर्कता आयोग बनने के लिए, मुख्य सतर्कता आयुक्त बनने के लिए, ठीक है। यानी हमने क्या देखा, मुख्य सतर्कता आयुक्त पुनः पात्र नहीं होंगे नियुक्ति के लिए, अन्य सतर्कता आयुक्त का प्रमोशन हो जाएगा, वो क्या बनेंगे, मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, ये बात क्लियर। और हम बात करते हैं जो अन्य सतर्कता आयुक्त है,
ठीक है। अन्य सतर्कता आयुक्त अपने पद के लिए पुनः पात्र नहीं होंगे, यानी जो अन्य सतर्कता आयुक्त इनका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, या मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन वापस अपने पद पर, यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त तो बन सकते हैं लेकिन अन्य सतर्कता आयुक्त तो नहीं बन सकते। यानी हम कहें तो अन्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, अन्य सतर्कता आयुक्त दोबारा अन्य सतर्कता आयुक्त तो नहीं बन सकता, ठीक है। अन्य सतर्कता आयुक्त पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है, पात्र नहीं है अपने ही पद पर नियुक्त होने के लिए। ये छोटी सी बात है, आप इसे गहराई से समझ लीजिए। यानी एक बार फिर से कहे तो मुख्य सतर्कता आयुक्त दोबारा अपने पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, इतना क्लियर। अन्य सतर्कता आयुक्त अपने पद पर, अपने ही पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, वो उसका प्रमोशन हो सकता है, वो क्या बन सकता है, वो मुख्य बन सकता है, ठीक है। यानी खुद के पद पर दोबारा नहीं रह सकता, मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकता है। ये बात क्लियर हुई। अब हम इसको समझते हैं आगे, ये बहुत जरूरी है, इसे समझ लेना, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब बात करें इनको शपथ कौन दिलाता है, वो भी समझ लेते हैं। तो पद की शपथ दिलाता है इन्हें राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। और शपथ किस आधार पर दिलाता था, तो ये तो बेसिकली जो अधिनियम बनते हैं, सांविधिक अधिनियम बनते, उसमें राष्ट्रपति दिलाता। लेकिन जो सांविधिक अधिनियम होते हैं उनमें संविधान में स्पेसिफाई करके रखा है, जो तीसरी अनुसूची है, ठीक है, संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का प्रावधान देके रखा है। मैं आपको एकदम छोटा वीडियो बनाऊंगा और जितनी भी जो 12 अनुसूची है उनमें कौन कौन से प्रावधान दे के रखे वो आपको ट्रिक के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, और आपको जो 12 अनुसूची है बिल्कुल आपको मुंह जुबानी याद रहेगी, ठीक है। ट्रिक के हिसाब से आपको क्या पूरी जो 12 अनुसूची है आपको उसमें क्या क्या प्रावधान दे के रखा आप वो सब याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिसमें 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा शपथ कौन दिलाता इनको, तो राष्ट्रपति। अब आगे हम देखते हैं जो पद तो उनकी हो गई, शपथ हो गई। अब आगे हम बात करें तो जो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष है ये अपना अगर पद छोड़ते, पद मतलब ये त्याग पत्र देते हैं, तो त्याग पत्र किसे देंगे, तो ये त्याग पत्र देंगे ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनने को, ठीक है, बन जाते छोटे छोटे क्वेश्चन, तो ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे, और कैसे, लिखित रूप में, ठीक है, लिखित रूप में त्याग पत्र दे देंगे। उसके बाद में हम बात करें आगे, तो जो इसका हम मुख्यालय तो आपको पता होगा, मैंने बता दिया था कि जितने भी आयोग उनके मुख्यालय कहाँ पर रहेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा। जितने भी आयोग मैं बताऊंगा सभी का दिल्ली में, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, आपको ये याद रखना, ठीक है। तो दिल्ली में सभी का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया इनको अब नियुक्ति कर लिया, इनको पैसे कौड़ी भी देना, सैलरी भी देना, तो वो कैसे मिलेगी, तो वो भी देखते हैं हम। इनके वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची में दे रखा है वेतन भत्ते, तो अनुसूची 2, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सवेसु राजस्व भावुदपन, इसमें सारी 12 अनुसूची आ जाती है, बिल्कुल आसान है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लोगे। तो जो वेतन भत्ते 21 आधार पर दिए जाते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है। इसको वेतन भत्ते किसके मतलब किसके बराबर पे दिए जाएंगे, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त को वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान, यानी जितना वेतन भत्ता संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को मिलता है उतना ही वेतन भत्ता कैसे मिलेगा, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त को, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना, अध्यक्ष के समान ही इन्हें वेतन भत्ता मिलेगा, किन्हें, मुख्य सतर्कता आयुक्त। बात करें अन्य सतर्कता आयुक्त, अन्य सतर्कता आयुक्त, इनका वेतन भत्ता किनके बराबर मिलेगा, तो इनका जो वेतन भत्ता है वो संघ लोक सेवा आयोग
के सदस्य, ठीक है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, सदस्यों के समान ही क्या है, अन्य सतर्कता आयोग को वेतन भत्ते मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा संघ लोक सेवा आयोग जो एक्ट है, ये राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी हमारे सिलेबस में दे के रखा है, इन्हें भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने वेतन भत्ते देखे किनके बराबर, मुख्य सतर्कता आयोग का जो वेतन भत्ता है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान, और अन्य सतर्कता आयोग के सदस्यों को वेतन भत्ते किनके समान, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के समान, ठीक है। अब हम बात करें ये जो वेतन भत्ते, इनको जो ये वेतन भत्ते का जो खर्चा था ये किस पर भारित होता है, तो ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है सारा खर्चा वेतन भत्ते, ठीक है। और भारत की संचित निधि का संविधान में कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान दे के रखा है, तो आर्टिकल 266 सब क्लोज से, ठीक है, इसमें दे के रखा, राज्य का भी दे रखा है, राज्य निधि और भारत की संचित निधि दोनों का दे रखा है इसमें ही अनुच्छेद 266A में, ठीक है, 1 में। तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब आगे हम समझते हैं, ठीक है, आगे नोट कर लीजिए इतना। अब हम देखते हैं पद मुक्ति, यानी पद से इन्हें कैसे हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इन्हें पद से कौन हटाता है, राष्ट्रपति पद से हटाता है, ठीक है। और किस आधार पर, तो वो आधार है, आधार क्या है, आधार है साबित कदाचार और असमर्थता, के आधार पर, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति ने हटा देता है। और इसके लिए क्या है, जांच एजेंसी भी जाती है, रिपोर्ट की जांच, जो ये आधार दे रखे हैं इन आधारों को क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जांच करवाता है कि जो उन पर आधार लगा, जो भी आधार बताए गए ये सही है या नहीं है। तो ये रिपोर्ट जाती है कहाँ पर है, तो रिपोर्ट की जांच कौन करता है, रिपोर्ट की जांच करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जांच कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है। और अगर उसे लगता है कि जांच में जो भी आरोप लगाए वो सही साबित होते हैं तो इन्हें पद से हटा देता है, वरना इनको पद से नहीं हटाते, ठीक है। ये तो हो गया साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। और कुछ ऐसे भी आधार है जिन पर क्या है सीधे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें ऐसे कुछ आधार जिन पर सीधे क्या राष्ट्रपति ने हटा देता है, और वो आधार कौन कौन से हैं, तो वो आधार है जो निम्न आधार हम देख रहे हैं इसमें, ऐसे आधार जो क्या सीधे राष्ट्रपति हटा देता है, जो इनको हटाए जाने की जो रिपोर्ट होती है और सर्वोच्च न्यायालय में पेश नहीं की जा सकती, मतलब वो पहले क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहले वो आधार इन्हें घोषित कर देता है जिनसे इन्हें राष्ट्रपति हटा देता है, ठीक है। तो और आधार कौन से हमारे, तो मैंने पिछले जो आयोग बताया उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था दिवालिया घोषित होने पर, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो लाभ के पद, किसी और अन्य लाभ के पद पर नियुक्त होने पर, अन्य लाभ के पद धारण कर लेने पर, अन्य लाभ का पद धारण कर लेने पर, एक बार आप वो सारे आधार पढ़ लेना तो आपके क्या वो सारे एक्ट में वही के वही आएंगे, ठीक है। दूसरा नैतिक अधमता, यानी राष्ट्रपति के न्याय में या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्याय में अगर कोई व्यक्ति नैतिक अधीनता वाला, यानी उसका नैतिक आचरण अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, यानी पर उस पर किसी भी प्रकार का केस पाया जाता है तो वो भी इससे क्या इन आधारों को मानकर हटा देता है, ठीक है। नैतिक अधमता की बात करें, आगे देखते हैं हम कार्य करने में असमर्थता, कार्य करने में असमर्थ, ठीक है। और आधार हम देखें
तो और हम देखें तो आयोग की कार्य आयोग की कार्यशैली जो भी रहती है पूरा नहीं करने पर, ठीक है, यानी ये कुछ आता है जिन पर राष्ट्रपति ने हटा देता है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं इसके कार्य क्या है, ठीक है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को क्यों बनाया वो हम मेन कार्य देख लेते हैं। तो हम कार्य को देखते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। कार्य हम देखते हैं इसके केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम इसके कार्य देखते हैं। केंद्र सरकार या उसके प्राधिकारी जो कोई कर्मचारी है, ठीक है, यानी केंद्र सरकार या उसके प्राधिकारी के किसी भी कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो अधिनियम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जो भी प्रावधान है और वो प्रावधान उस व्यक्ति के ऊपर, उस प्राधिकारी के ऊपर, उस कर्मचारी के ऊपर अगर पाए गए तो ये जांच करता है, ठीक है, केंद्र सतर्कता आयोग उस बारे में उसकी जांच करता है। दूसरा हम देखें तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना, यानी जो प्रार्थना पत्र जांच के जो प्रार्थना पत्र पहले से मौजूद है वो बहुत काफ़ी टाइम से क्या लंबित है, तो उन मामलों की जांच करना, उनकी समीक्षा करना, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस बल के कामकाज की देखरेख करना और उन्हें निर्देश देना, यानी दिल्ली विशेष पुलिस बल की क्या सहायता लेना। ये बात क्लियर हुई। ये ऑप्शन में ऐसे आ सकते हैं कार्यों में, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट कर लेना और अच्छे से रट लेना। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत जो संदेहास्पद लेन देन संबंधी मामले होते हैं उनमें कुछ हेराफेरी होती है तो केंद्रीय सतर्कता उस मामले की जांच करता है, ठीक है। केंद्र सरकार को सलाह देता है, यानी एक सलाहकारी निकाय है। तो ये हमारा क्या प्रमुख बेसिक कार्य हुए, इनको डिटेल में हम ऐसे ही समझ लेते हैं क्योंकि कभी ना कभी ये क्या है ऑप्शन बन सकते हैं, इसलिए मैंने देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य और जो प्रथम व्यक्ति कौन थे केंद्रीय सतर्कता आयोग के और वर्तमान में कौन है, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं, ठीक है, कुछ तथ्य, यानी हम अब देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, इसमें मुख्य सतर्कता आयोग अगर उसका पद रिक्त है, स्थायी रूप से रिक्त है, तो उसको भरने के लिए क्या राष्ट्रपति अन्य सतर्कता आयोग क्या उस पद पर आसन करेगा और मुख्य सतर्कता आयोग के जो भी कार्य उनको करने को कहेगा। तो मुख्य इसमें हम तथ्य लिखते हैं। तो तथ्य की बात करें तो मुख्य सतर्कता आयोग का पद स्थायी रूप से क्या है रिक्त है, स्थायी रूप से क्या है रिक्त है, यानी खाली है, यानी या तो उस पद पर वो नहीं है, त्यागपत्र दे दिया हो उसने, या फिर आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, तो यानी किसी भी आधार पर क्या पद रिक्त है तो इस पद रिक्ति को क्या करेगा राष्ट्रपति, पद रिक्ति को क्या करेगा राष्ट्रपति अन्य सतर्कता आयुक्त जो अन्य सतर्कता आयुक्त उनमें से नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति अन्य सतर्कता आयुक्त को नियुक्त करता है, ठीक है, अन्य सतर्कता को नियुक्त करता है और कितने समय के लिए जितना उसका कार्यकाल बचा हुआ है, ठीक है, नियुक्त करता है जितना उसका कार्यकाल बचा हुआ है, यानी शेष समय के लिए यार नहीं मैं इसके क्या शॉर्ट फॉर्म करके लिखा रहा हूँ, आप अगर इसे पूरा लिखना चाहो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे नोट करके आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो मुख्य सतर्कता को अगर पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या है उस पद को भरने के लिए, यानी नियुक्त कौन करेगा राष्ट्रपति, मेन ध्यान रखना, राष्ट्रपति उस पद को रिक्त यानी उसको पूरा करने के लिए अन्य सतर्कता आयोग जो होते हैं उनमें से उन्हें नियुक्ति करेगा और जिस शेष समय के लिए जो पद बाकी है उस पद पर उसे आसन करेगा, ठीक है। ये किसके लिए अस्थायी रूप से, यानी स्थायी रूप से अगर पद खाली तो, और अगर स्थायी रूप से भी, यानी ये स्थायी रूप से, अगर अस्थायी रूप से पद रिक्त है तो अस्थायी रूप से भी अगर कोई रिक्त है तो राष्ट्रपति अन्य सतर्कता आयोग में से नियुक्त करेगा और शेष उतने समय के लिए उन्हें नियुक्त करेगा जितने समय के लिए अस्थायी पद है, यानी अगर पुनः मुख्य सतर्कता आयोग अपने पद पर आ जाता है तो अन्य सतर्कता आयोग अपने पद से हट जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम आगे बात करें तो जो सतर्कता आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त,
ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अपना वार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने लायक है। तो वार्षिक रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। अब इसमें हम देखिए आगे, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, इसे क्या है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। जितने भी एक्ट अधिनियम है इन्हें सभी को क्या है, सिविल अधिनियम की शक्ति प्राप्त है। तो इन्हें क्या है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। सिविल न्यायालय, ठीक है, यानी इस पर क्या जो मामला होता है, जो भी जांच होती है उस पर क्या फैसला सुना सकते हैं, यानी उस मामले की जानकारी या उसकी छानबीन कर सकते हैं या उस पर निर्णय ले सकते हैं। यानी इस पर फौजदारी मामला नहीं है, यानी दंड प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये नहीं कर सकते, यानी दंड देने का अधिकार इनके पास नहीं है, सिर्फ मामले की सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या सिविल न्यायालय की शक्ति इनके पास होती है। अब हम बात करें कुछ इसमें, तो प्रथम देख लेते हैं, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है। तो प्रथम हम बात कर रहे हैं, तो प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे, तो वो थे NM राव, ठीक है। NM राव वे व्यक्ति थे जो प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान कौन है, तो वर्तमान में संजय कोठारी, संजय कोठारी वर्तमान में इस पद पर क्या आसीन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है, संजय कोठारी। प्रथम कौन थे, NM राव, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में आपको जो आगे आयोग है वो मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी क्या आपको ऐसे आयोग बताते रहेंगे और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।